सो हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल CATV और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू का रेस्ट ऑफ द पार्ट का रिवीजन। अराउंड 40 to 45 मिनट्स लग जाएंगे, क्योंकि अब देखा जाए तो जो मेन पोर्शन है वो मेन पोर्शन हो चुका है ओवर, बट फिर भी उसके बाद कुछ अदर रूल्स है एंड कुछ सेंट्री पॉइंट्स है जो हमको ध्यान रखने पड़ेंगे, और इस तरीके से जो है ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। द सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, नॉसिटर अ सॉसिस, associated words to be understood in a common sense manner। तो सेकेंडरी रूल में हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले नॉसिटर सॉसिस, फिर है एक्सप्रेशियो यूनियस एस्ट अल्टेरियस एक्सक्लूजन अल्टेरियस, ये एक सेकेंड है पॉइंट। अब ये जो पर्टिकुलर जो है सेकेंडरी रूल्स है, ये सेकेंडरी रूल्स में जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है। तो लैटिन वर्ड है तो उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसको याद रखना पड़ेगा। और एक है कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजर रूल, ये 3 रूल है सेकेंडरी रूल। फिर उसके बाद आती है बात की इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन, उसके बाद इंटरप्रिटेशन के कुछ इंटरनल एड, और फिर इंटरप्रिटेशन के कुछ एक्सटर्नल एड, और उसके बाद जो है चैप्टर होता है ओवर। तो इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड की बात करेंगे, जो भी बहुत इजी है। तो चीज़ें इजी है, थोड़ा सा क्वांटम ज़्यादा है। अब हम स्टार्ट करते हैं अदर सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो एसोसिएटेड वर्ड्स टू बी अंडरस्टूड इन अ कॉमन सेंस मैनर। अब देखो, इधर ये बात नहीं करके रखी है कि जनरल सक्सीडिंग या स्पेसिफिक प्रीसीडिंग जनरल, स्पेसिफिक प्रीसीडिंग जनरल वर्ड्स। बोलना ये चाह रहे हैं कि जो हमने पढ़ा रूल ऑफ एडजेक्टिव जनरलिस, उसमें क्या बोला जाता है कि जनरल वर्ड्स जो है वो स्पेसिफिक वर्ड्स के आगे है। तो जनरल, अगर स्पेसिफिक वर्ड्स का सेम नेचर है, जो इतने सारे स्पेसिफिक वर्ड्स है, तो जनरल वर्ड्स जो है उनका कलर अडॉप्ट कर लेगा। अब नॉसिटर सॉसिस क्या बोलता है कि एसोसिएटेड वर्ड्स टू बी अंडरस्टूड इन अ कॉमन सेंस मैनर। अब जैसे कि पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स है, वो जनरल नहीं है, बट हाँ वो वर्ड्स है, तो वो वर्ड्स का उसके वो जनरल वर्ड्स नहीं है, बट उस वर्ड्स के एक से ज़्यादा मीनिंग है। तो उस केस में क्या करें, उस केस में हम ये देखते हैं कि कॉमन सेंस में क्या आता है। तो इधर कॉमन सेंस को प्रिवेल करते हैं, तो इधर कॉमन सेंस मैटर, और उधर क्या बात कर रहे थे रूल ऑफ एडजेक्टिव जनरलिस में स्पेसिफिक वर्ड्स का नेचर मैटर कर रहा था। तो इधर जो है कॉमन सेंस मैटर। तो व्हेन 2 वर्ड्स और एक्सप्रेशन आर कपल्ड टुगेदर एंड वन ऑफ which generally exclude the other, obviously the more general item is used in a meaning excluding the specific one. On the other hand, there is a concept of nocitor sauces. It is known by its associates. That is to say, meaning of a word is to be judged. ये जनरल और स्पेसिफिक वर्ड को ऐसा क्लासीफाई नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कि मीनिंग ऑफ द वर्ड, ये मीनिंग ऑफ द वर्ड इज टू बी जज्ड बाय द कंपनी इट कीप्स when 2 or more words which are capable of analogous meaning are coupled together. They are to be understood in their cognate sense. तो क्या बोला जा रहा है कि मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज टू बी जज्ड बाय द कंपनी इट कीप्स when 2 or words which are capable of analogous, जो सिमिलर और पैरेलल वर्ड है वो टुगेदरली कपल्ड होते हैं। दे आर टू बी अंडरस्टूड इन अ कॉग्नेट सेंस। अब जब एनाग्लस है, सिमिलर पैरेलल है, साथ में रहते हैं, तो उसे कॉग्नेट सेंस में ही इसको अंडरस्टूड करना चाहिए। दे टेक इट एज इट वर देयर कलर फ्रॉम ईच अदर, ऐसा मानना चाहिए कि उन्होंने एक दूसरे से कलर ले दिया। तो इधर जनरल स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे। दैट इज द मोर जनरल इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ सेंस ऑफ एनाग्लस टू अ लेस जनरल। फॉर एग्जाम्पल, इन द एक्सप्रेशन कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट मीन्स एस्टेब्लिशमेंट वेयर carries on any business, trade or profession. The term profession was construed with the associated words business and trade, and it was held that private dispensary, जो private dispensary है, was not within the definition. तो ये जो प्रोफेशन है इसने भी जो कलर लिए हैं वो सिंस बिजनेस, ट्रेड और प्रोफेशन जो है साथ में यूज़ हुए हैं, तो इसे जो है
उस पर्टिकुलर प्रोफेशन का मतलब यूँ तो हो अच्छा खासा हो सकता है, बट वो किसके साथ एसोसिएशन में यूज़ है उसका कलर लिया हुआ है, इसलिए प्रोफेशन में प्राइवेट डिस्पेंसरी को इंक्लूड नहीं किया था। तो नॉसिटेरस ऑसिस में क्या होता है कि जब सिमिलर वर्ड्स, जब एनाग्लस वर्ड, तो एक अच्छा वर्ड इधर आ गया है कि एनाग्लस वर्ड बोला है रादर देन सिमिलर वर्ड की जगह, तो एनाग्लस वर्ड ज़्यादा अच्छा वर्ड है, एनाग्लस, ठीक है। तो जब एनाग्लस वर्ड कपल्ड टुगेदर, एनाग्लस वर्ड जब कपल्ड टुगेदर है, दे आर टू बी अंडरस्टूड इन देयर कॉग्नेट सेंस, तो उसे कॉग्नेट सेंस में समझना चाहिए। मेरे को क्या सिमिलर वर्ड तो ऐसे करते हुए हमने समझा है। फिर एक और चीज़ आती है, एक और पॉइंट आता है कि द टर्म इंटरटेनमेंट वुड हैव अ डिफरेंट मीनिंग व्हेन यूज्ड इन द एक्सप्रेशन हाउस फॉर पब्लिक रिफ्रेशमेंट, रिजॉर्ट एंड एंटरटेनमेंट। देन इट्स जनरली अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ थियोरिटिकल, म्यूजिकल और सिमिलर परफॉर्मेंस। क्योंकि अगर इंटरटेनमेंट है तो हम जनरली तो उसको ऐसे ही अंडरस्टूड करेंगे, राइट, हम तो उसको ऐसे ही अंडरस्टूड करेंगे। सिंस द एक्सप्रेशन प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, क्या लिखा है, हाउस फॉर public refreshment, resort and entertainment. अब since the expression place of public resort would have one meaning when coupled with the expression, हाँ ठीक है, ओके, ये दूसरी चीज़ आ गई। The term entertainment would have a different meaning when used in the expression house for public refreshment, resort and entertainment. Then its generally understood meaning तो theoretical, musical और similar performance होगा, बट इसका जनरली अंडरस्टूड मीनिंग यही होगा, क्योंकि इसलिए ये बोला गया है क्योंकि हाउस फॉर पब्लिक रिफ्रेशमेंट, रिजॉर्ट एंड एंटरटेनमेंट है। तो इंटरटेनमेंट का जो वर्ड है वो एसोसिएटेड है पब्लिक रिफ्रेशमेंट और रिजॉर्ट से। मम्मा ये गेट बंद कर दो ना। लिया चलो मैं चालू कर रहा हूँ। फिर बात आती है, तो इसका जनरली अंडरस्टूड वर्ड हमने लिया गया है। फिर आती थी बात, सिमिलरली द एक्सप्रेशन प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट वुड हैव वन मीनिंग व्हेन कपल्ड विद द एक्सप्रेशन रोड एंड स्ट्रीट। तो रोड एंड स्ट्रीट के साथ प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट को हम कपल करते हैं। तो जब प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट हैव वन मीनिंग व्हेन कपल्ड विद द एक्सप्रेशन रोड एंड स्ट्रीट, क्योंकि जब हम इसके साथ कपल करते हैं, कपल विद द रोड एंड स्ट्रीट, तो उसका एक ही मीनिंग जाता है। बाकी प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट के 10 मीनिंग हो सकते हैं। एंड द सेम एक्सप्रेशन प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट वुड हैव अ क्वाइट डिफरेंट मीनिंग व्हेन कपल्ड विद द वर्ड हाउसेस। तो सिंपल सी बात है, समझना पड़ेगा कि जो वर्ड है, जो एसोसिएटेड वर्ड है, वो किसके साथ कपल्ड हुआ है वो मैटर करता है। जिसके साथ कपल्ड हुआ है तो मान लिया जाता है कि वो वर्ड ने उनसे मीनिंग डिराइव कर लिया है। तो मीनिंग ऑफ द वर्ड जज बाय कंपनी इट कीप। तो जो वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग है उसके मीनिंग डाइवर्सिफाइड हो सकते हैं, बट उसको जज किया जाता है बाय द कंपनी इट की। सिमिलर वर्ड जो है वो टुगेदरली ग्रुप्ड होते हैं, ये हमने पढ़ा था। फिर एक क्वेश्चन, एक अच्छा पॉइंट था, एक अच्छा एग्जाम्पल और है, जैसे कि कूलर, परफ्यूमरी एंड टॉयलेट गुड्स। तो क्या बोला है, कूलर, परफ्यूमरी एंड टॉयलेट गुड्स। अगर इस सिचुएशन में देखा जाए तो कूलर, परफ्यूमरी में फिर क्या आएगा। अगर देखा जाए परफ्यूमरी अगर एक वर्ड है पर्टिकुलर, उसका मीनिंग कैसे डिराइव करेंगे, तो कॉमन सेंस में देखेंगे कि ये कूलर और टॉयलेट गुड्स के साथ हुआ है यूज़, तो परफ्यूमरी में डीओ आ सकता है, कॉस्मेटिक्स वाली चीज़ आ सकती है, पर अगरबत्ती तो नहीं आ सकती। कूलर पर, ठीक है, कूलर नहीं है, कॉस्मेटिक है, सॉरी, कॉस्मेटिक, परफ्यूमरी एंड टॉयलेटरी गुड्स। तो परफ्यूमरी
आर्टिकल जो है वो या तो डीओ हो सकता है, पर वो इंसेंस स्टिक, कूलर परफ्यूम, धूप बत्ती, अगरबत्ती ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस्मेटिक और टॉयलेट गुड्स के साथ ये पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ किया है। फिर एक और क्वेश्चन था जैसा कि प्लांट एंड मशीनरी एंड प्लांट एंड ट्रीज। तो मशीनरी के साथ वो पर्टिकुलर प्लांट यूज़ हुआ है, तो वो प्लांट का मतलब ये पर्टिकुलर प्लांट नहीं, जो प्लांट हम नॉर्मल सेंस में समझते हैं। तो सेम वर्ड इन स्टैचू हैव सेम मीनिंग सब्जेक्ट टू सर्कमस्टेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। ये पर्टिकुलर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि एक वर्ड का पूरे स्टैचू में, अगर एक वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग है तो पूरे स्टैचू में उसका वही मीनिंग रहता है, सब्जेक्ट टू सर्कमस्टेंसेस। तो सब्जेक्ट टू ऐसे सर्कमस्टेंसेस, सब्जेक्ट टू सर्कमस्टेंसेस मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जब कुछ सर्कमस्टेंसेस या कुछ कॉन्टेक्स्ट अराइज होते हैं, तब उस सिचुएशन में उसका डिफरेंट मीनिंग इंटरप्रेट कर सकते हैं। बट मैक्सिमम टाइम और ऑब्वियसली यही होता है कि जो पर्टिकुलर वर्ड का एक मीनिंग है स्टैचू में, वो ही मीनिंग हर जगह है। अब क्या बोल के रखा है इधर, एसोसिएटेड वर्ड्स टू बी अंडरस्टूड इन अ कॉमन सेंस मैनर। तो अभी हमने पढ़ा कि जो एसोसिएटेड वर्ड्स है इसे तो कॉमन सेंस में ही हमको इंटरप्रेट करना पड़ता है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ रूल्स। तो रूल कौन सा है, रूल ऑफ नॉसिटर अ सॉसिस। तो नॉसिटर तो आप लिख लोगे, क्योंकि SCITUR आएगा तो इसका ध्यान रख लेना। सॉसिस, नॉसिटर अ सॉसिस, तो ये रूल है नॉसिटर अ सॉसिस। तो क्या बोला गया है, व्हेन टू वर्ड्स आर कपल्ड टुगेदर, एक जनरली टुगेदर वन ऑफ इट जनरली एक्सक्लूड द अदर। ऑब्वियसली द मोर जनरल आइटम इज यूज। सिंपल सी बात है कि मोर जनरल आइटम को यूज़ किया जाएगा इन द मीनिंग एक्सक्लूडिंग द स्पेसिफिक वन। हम प्रोविजंस में ऐसा पढ़ते हैं कि स्पेसिफिक ओवर जनरल, बट इधर ये है कि वर्ड के स्कोप को बढ़ाने के लिए हम एक जनरल टर्म यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली द मोर जनरल टर्म, तो इसमें ये भी यही बोल रहा है कि ऑब्वियसली द मोर जनरल टर्म इज यूज इन अ मीनिंग एक्सक्लूडिंग द स्पेसिफिक वन। अब ऑन द अदर हैंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट। तो ये हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझी कि एक जनरल टर्म है, हम उसको ही समझते हैं, पर एक अदर हैंड में कंसेप्ट ऑफ नॉसिटर सॉसिस आता है, जिसमें बोला जाता है कि उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग वैसे डिराइव्ड होगा कि वो किस कंपनी के साथ है। तो व्हेन टू और मोर वर्ड विच आर कैपेबल ऑफ एनागुलस मीनिंग, तो जब एक से ज़्यादा वर्ड है जो कैपेबल है ऑफ एनागुलस मीनिंग, एनागुलस मीनिंग मतलब कि सिमिलर मीनिंग है, जब वो कपल्ड है तो उसे कॉग्नेट सेंस में समझना पड़ेगा कि एक ने दूसरे से कलर ले लिया है। दे टेक एज इट वर देयर कलर फ्रॉम ईच अदर। The more general is restricted to sense analogous to less general. तो फॉर एग्जाम्पल, फिर एक एग्जाम्पल आता है इन दी एक्सप्रेशन कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। इन दी एक्सप्रेशन कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, तो जब हम एक्सप्रेशन देखें कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट का, मीन्स इस्टेब्लिशमेंट विच कैरी ऑन बिजनेस, ट्रेड और प्रोफेशन। द टर्म प्रोफेशन इज कंस्ट्रूड विद द एसोसिएटेड वर्ड्स। अब प्रोफेशन के का मीनिंग को कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा विद द एसोसिएटेड वर्ड्स बिजनेस और ट्रेड, ठीक है। तो द टर्म प्रोफेशन इज कंस्टिट्यूट विद द एसोसिएटेड वर्ड बिजनेस एंड ट्रेड एंड इट हैज़ बीन हेल्ड दैट अ प्राइवेट डिस्पेंसरी जो है वो फॉल नहीं करती इस डेफिनेशन में। फिर द एक्सप्रेशन प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट वुड हैव वन मीनिंग व्हेन कपल्ड विद द एक्सप्रेशन रोड एंड स्ट्रीट, एंड सेम एक्सप्रेशन जो है उसका डिफरेंट मीनिंग रहेगा अगर कपल्ड विद हाउसेज है, क्योंकि अगर रोड एंड स्ट्रीट में अगर हमने प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट को हमने कपल्ड करा तो उस केस में चाट चौपाटी बोल सकते हैं, रिफ्रेशमेंट सेंटर, ये प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट है। बट व्हेन कपल्ड विथ हाउसेस तो प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट कुछ दूसरा हो जाएगा, जैसे हॉल हो जाएगा, जैसे बैंक्वेट हॉल हो जाएगा, जैसे रूफटॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो मीनिंग वो कलर उसको हाउस से लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा उसके आसपास के वर्ड्स कैसे है, उस हिसाब से जो है मीनिंग वो डिराइव करेगा पर्टिकुलर। फिर हमने बात करी इधर दूसरा एक रूल आता है एक्सप्रेशो यूनियस एस्ट एक्सक्लूजन अल्टेरियस। तो बोला ही जाता है एक्सप्रेशो यूनियस एस्ट एक्सक्लूजन अल्टेरियस। तो एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इम्प्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ अदर। अगर कुछ चीज़ें एक्सप्रेसली मेंशन करके रखी है तो ये मान लो कि दूसरा एक्सक्लूडेड है। तो क्या बोला गया है कि इफ टू और मोर थिंग्स बिलोंग टू पर्टिकुलर क्लास आर मेंशन, तो टू और मोर थिंग जो है आर बिलोंग टू पर्टिकुलर क्लास आर मेंशन। तो जब टू और मोर थिंग आर बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास आर मेंशन, अदर मेंबर्स ऑफ दैट क्लास आर साइलेंटली एक्सक्लूडेड, क्योंकि ये पर्टिकुलर थिंग्स दे के रखी ना, मेंशन करके रखा है, तो जो अदर मेंबर्स है उसको एक्सक्लूड कर देंगे। अब जैसे कि
अच्छे अच्छे एग्जाम्पल थे, जैसे लैंड, हाउस एंड कोल माइन। तो वर्ड क्या इंक्लूडेड है, कोल माइन इंक्लूडेड है, तो ऑटोमेटिकली ही इम्प्लाई क्या है कि दूसरे जो माइन होते हैं, गोल्ड माइन, ये सब एक्सक्लूड है। अब इधर जैसे कि हम पढ़ते हैं लैंड और बिल्डिंग को साथ में, अब किसी ने प्रोविजन बनाया लैंड का, तो इम्प्लाइड है ना कि एक्सप्रेसली मेंशन है प्रोविजन ऑफ लैंड, तो इम्प्लाइड है ना कि बिल्डिंग एक्सक्लूड है। ये पर्टिकुलर चीज़ को ऐसे समझना था। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी व्हेन द वर्ड्स हैव क्लियर मीनिंग, जब वर्ड के क्लियर मीनिंग हो तब तक एप्लीकेबिलिटी ही नहीं आती है। और वेयर एक्सक्लूजन इज एक्सीडेंटल, और जब एक्सक्लूजन है वो एक्सीडेंटल है, तो नॉन एप्लीकेबिलिटी कब, कि जब वर्ड से क्लियर मीनिंग है, क्लियर मीनिंग है तो एक्सक्लूजन की बात नहीं आती है। और जब एक्सक्लूजन एक एक्सीडेंटल है कि गलती से एक्सक्लूजन हो गया, तो भी एक्सक्लूजन की बात नहीं आती, ठीक है, तब उसको इंक्लूड किया जाएगा। वर्ड की जब क्लियर मीनिंग हो तब भी इसमें एक्सक्लूजन की बात नहीं आएगी, उसको वैसे ही समझना पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ एनाग्लस वर्ड, व्हेन टू और मोर विच आर कैपेबल ऑफ एनाग्लस, जो बोलते हैं सिमिलर मीनिंग, आर ग्रुप्ड टुगेदर, दे शुड बी अंडरस्टूड इन अ कॉग्नेट सेंस, मतलब कि दे टेक कलर ऑफ ईच अदर, ठीक है। जनरल रूल क्या है, अ वर्ड बी गिवन द सेम मीनिंग थ्रू आउट द स्टैचू, ठीक है, जो पर्टिकुलर वर्ड है, पर्टिकुलर वर्ड को एक सेम मीनिंग देना चाहिए थ्रू आउट द स्टैचू। एक्सेप्शंस क्या है, जे द वर्ड आर यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, जब वर्ड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, जैसे कि प्लांट शैल बी गिवन अ डिफरेंट मीनिंग, जब प्लांट एंड मशीनरी के साथ टर्म यूज़ हो रहा है या प्लांट एंड ट्री के साथ यूज़ हो रहा है। और एक्सेप्शन है कि जब हम मीनिंग दे रहे हैं तो मीनिंग दे रहे हैं जब वो एब्सर्डिटी क्रिएट कर रहा है। और व्हेन अ स्टैचू डिफाइंस अ टर्म विच अप्लाइज टू पर्टिकुलर सेक्शन और पार्ट ऑफ स्टैचू, सच डेफिनेशन कैन नॉट एक्सटेंड टू अदर पार्ट और पार्ट्स, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये जो पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं ना, ये इन्होंने गलत डाल दी है इसमें। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो टू और मोर थिंग अगर पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं तो अदर मेंबर जो है वो साइलेंटली एक्सक्लूड हो जाएंगे, जिसकी हमने बात करी। तो ये एक ऑक्सिलरी रूल है, जब लैंग्वेज क्लियर नहीं होती है तब ये पर्टिकुलर जो है वर्ड यूज़ होते हैं। एंड इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल व्हेन एक्सक्लूजन ऑफ ड्राफ्टमैन इज एक्सीडेंट, और जब एक्सीडेंटली कुछ हो गया है तो फिर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कि अभी हमने बीच में कोई सा एक एग्जांपल देखे, जैसे कि कहीं बोल के रखा है कि टैक्स लगेगा, तो सिंपल सी बात है, एक्सप्रेसली मेंशन क्या है टैक्स, तो पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है, तो ये पेनल्टी नहीं लगेगी। तो अब हम बात करते हैं कंटेम्पोरेनियस एक्सपोजर। तो सबसे पहले हमने एसोसिएटेड वर्ड्स जो है वो मीनिंग डिराइव करना पड़ता है पर्टिकुलर वर्ड का। एसोसिएटेड वर्ड्स के साथ ये एज्यूम करना पड़ता है कि दे टेक कलर ऑफ ईच अदर। फिर हमने एक बात करी नॉसिटर और सॉसेस। नॉसिटर और सॉसेस में हमने ये पढ़ा है कि एक्सप्रेसली मेंशन ऑफ सेकेंड हमने पढ़ा है एक्सप्रेसियो यूनियस एस एक्सक्लूजन अल्टेरियस। तो उसमें इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये पढ़ना, ये इन्होंने नॉसिटर और सॉसेस का डाल के रखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, फिर एक्सप्रेसियो यूनियस एस एक्सक्लूजन अल्टेरियस। फिर बात आती है कंटेम्पोरेनियस एक्सपोजिशन। अब कंटेम्पोरेनियस एक्सपोजिशन का मतलब क्या है, दिस रूल शैल अप्लाई ओनली इफ बोथ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। एक स्टैचू ओल्ड स्टैचू है और लैंग्वेज जो है एम्बिगुअस है। तो जब स्टैचू ओल्ड स्टैचू है और लैंग्वेज एम्बिगुअस है तो कोर्ट इसमें क्या करेगा, तो उस केस में क्या करेगा कि इंटरप्रेट अ स्टैचू बाय पेइंग ड्यू रिगार्ड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट लैंग्वेज ऑफ द एक्ट हैज रिसीव्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्टैचू ओल्ड स्टैचू है और लैंग्वेज जो है वो एम्बिगुअस है, ये नहीं बोला इनकरेक्ट है, बोला है एम्बिगुअस है। उस केस में इंटरप्रेट अ स्टैचू, उस केस में स्टैचू जिसकी लैंग्वेज ही एम्बिगुअस है और जो स्टैचू है ओल्ड स्टैचू है, तो इंटरप्रेट करो उस स्टैचू को बाय पेइंग ड्यू रिगार्ड टू द इंटरप्रिटेशन दैट द लैंग्वेज ऑफ द एक्ट हैज़ रिसीव्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो उसको हमको ऐसे ही इंटरप्रेट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर वर्ड्स को या उस पर्टिकुलर स्टैचू को, शैल पे ड्यू रिगार्ड टू द इंटरप्रिटेशन जो पब्लिकली एक्सेप्टेबल है।
जो इंटरप्रिटेशन रिसीव करा है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऑल्सो मच वेट शैल बी गिवन टू द इंटरप्रिटेशन अडॉप्टेड बाय द डिपार्टमेंट। जो इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट ने अडॉप्ट करके रखा है, क्योंकि उसकी ड्यूटी होती है टू कॉन्स्टिट्यूट एंड इम्प्लीमेंट द एक्ट। और इंटरप्रिटेशन मतलब कि जो सालों से चला आ रहा है, जो एक्टेड अपॉन द लॉन्ग टाइम है, तो उसको एक्सेप्ट कर लो। द कोर्ट में डिपार्ट फ्रॉम द वेल एक्सेप्टेड मीनिंग। कोर्ट को डिपार्ट हो जाना चाहिए, तो कोर्ट को डिपार्ट हो जाना चाहिए फ्रॉम द वेल एक्सेप्टेड मीनिंग इफ देयर आर कंपेलिंग रीजंस टू डू सो। तो कोर्ट डिपार्ट हो सकता है, हो सकता है कि कोई सा मीनिंग वेल एक्सेप्टेड हो। जैसे लिम्पो है, लिम्पो और सीमेंट की बात करें तो लिम्पो का अगर हम केमिकल बॉन्डिंग देखें या केमिकल देखें तो सीमेंट से काफ़ी अलग है, पर ट्रेड मैनर में वो एक्सेप्टेड है, उसको ऐसे ही समझा जाता है। तो उसका जो वेल एक्सेप्टेड मीनिंग है या जो भी पर्टिकुलर मीनिंग है वो उसको डिपार्ट कर सकते हैं। और ये भी बोला जा रहा है, ये तो ठीक है ये पर्टिकुलर, और एक चीज़ ये भी बोली जा रही है कि हो सकता है कि हमने बात करी कि वेल एक्सेप्टेड मीनिंग लेना पड़ेगा, पर उससे डिपार्ट कर सकते हैं इफ़ सर्कमस्टेंसेस वारंट। अगर कंपेलिंग रीजंस हो तो ओल्ड स्टैचू शुड बी इंटरप्रेटेड एज इट वुड हैव बीन व्हेन इट वाज इनैक्टेड और रिटन। दिस रूल कैन नॉट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू स्टैचू। ये नए स्टैचू की बात नहीं करता। एंड ओल्ड स्टैचू शुड बी इंटरप्रेट एज इट वुड हैव बीन व्हेन इट वाज इनैक्टेड और रिटन। तो ओल्ड स्टैचू को ऐसे ही इंटरप्रेट करना पड़ेगा एज इफ इट वुड हैव बीन व्हेन इट वाज इनैक्टेड, कि जब इनैक्टेड हुआ था, जब वो रिटर्न हुआ था, तब की सिचुएशन क्या थी, उसको ध्यान में रखते हुए वैसे ही चीज़ों को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। फिर बात आती है कि ये दो कंडीशन हमने क्या पढ़ी इसमें, स्टैचू ओल्ड होना चाहिए, लैंग्वेज एम्बिगुअस होना चाहिए। और जब लैंग्वेज एम्बिगुअस होता है तो हम देखते हैं कि इसका वेल एक्सेप्टेड मीनिंग क्या है। वेल एक्सेप्टेड मीनिंग को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर सर्कमस्टेंसेस वारंट हो तो रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि इंस्टीट्यूट जो डिपार्टमेंट है उसने उसका मीनिंग क्या डिराइव करके रखा है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ने अपना मीनिंग क्या डिराइव करके रखा है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने अपना मीनिंग क्या डिराइव करके रखा है, क्योंकि हम डिपार्टमेंट के इंटरप्रिटेशन को अडॉप्ट कर लेंगे। और जो वेल एक्सेप्टेड मीनिंग है मतलब कि वो एक्टेड अपॉन द लॉन्ग टाइम है, तो उसको अल्टर नहीं करेंगे अनलेस देयर इज अ कंपेलिंग रीजन। और ये न्यू स्टैचू पे नहीं लगता है। फिर बात आती है इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि हम लॉ को जब इंटरप्रेट करते हैं तो उसके इंटरनल एड्स क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने इंटरनल एड समझते हैं कि इसके इंटरनल एड क्या है इंटरप्रिटेशन के। सबसे पहले आता है टाइटल। तो इसमें उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करके रखा है। जैसे अब लॉन्ग टाइटल है तो टाइटल में लॉन्ग टाइटल भी आता है, शॉर्ट टाइटल भी आता है। अगर लॉन्ग टाइटल की बात करें तो लॉन्ग टाइटल तो एक होता है रेफरेंस जिसमें स्कोप और ऑब्जेक्ट बताए जाते हैं, और एक शॉर्ट टाइटल होता है जो रहता है निकनेम ऑफ द स्टैचू। ठीक है, फिर आती है बात प्रीएम्बल की। तो प्रीएम्बल में ये बोला गया है कि पर्टिकुलर प्रीएम्बल में तो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव बताए जाते हैं मोर कॉम्प्रिहेंसिवली। लॉन्ग टाइटल से तो ज़्यादा ही कॉम्प्रिहेंसिवली जो है प्रीएम्बल में बताया जाता है। और पर देखा जाए तो प्रीएम्बल के स्कोप और ऑब्जेक्टिव जो है बहुत जनरलाइज्ड है। ऐसे केस में अगर सेक्शन और प्रीएम्बल में कॉन्ट्राडिक्शन हो तो सेक्शन जो है ये प्रेफर करेगा, सेक्शन प्रीवेल करेगा। और प्रीएम्बल को हम तब रेफर करते हैं जब वर्ड्स क्लियर नहीं होते हैं, तो हम पर्टिकुलर प्रीएम्बल को देखते हैं और देखते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में लेजिस्लेशन बना है, ये एक्ट बना है। फिर हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर। तो हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर, तो अब चैप्टर की बात करें, अभी सेक्शंस पर नहीं पूछे। चैप्टर की हेडिंग होती है, चैप्टर के टाइटल होते हैं। तो उसकी हेडिंग है, उसका पर्टिकुलर टाइटल। तो चैप्टर कॉन्स्टिट्यूट सेक्शन एंड ईच चैप्टर हैविंग हेडिंग। तो चैप्टर में सेक्शन होते हैं, चैप्टर की हेडिंग होती है। हेडिंग टू वन ग्रुप ऑफ सेक्शन नॉट यूज इन अनदर। और एक ग्रुप की हेडिंग जो है वो दूसरे में तो यूज़ हो ही नहीं पाएगी। फिर बात आती है मार्जिनल नोट्स की। अगर मार्जिनल नोट्स में हम देखा जाए तो ये एक लेफ्ट हैंड पे मार्जिन बनता है जिसमें पूरी समरी दे के रखती है सेक्शन की। अब इट कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड लेजिस्लेटिव इंटेंट। जब हमको सेक्शन समझ में नहीं आए तो हम सेक्शन के लेफ्ट हैंड पार्ट पे मार्जिनल नोट्स समझ के हम लेजिस्लेटिव का इंटेंट देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर आती बात डेफिनेशनल सेक्शन की। जब हम डेफिनेशन की क्लॉज देखें तो हमें डेफिनेशन में क्या बोल के रखा है कि तुम स्टैट्यूटरी डेफिनेशन को ही प्रेफर करो। बोला गया है कि आप स्टैट्यूटरी डेफिनेशन को ही प्रेफर करो।
और एक डेफिनेशन है, एक वर्ड को डिफाइन कर रखा है पर्टिकुलर स्टैचू में, तो पूरे स्टैचू में उस वर्ड की डेफिनेशन वो ही रहेगी। बट सब्जेक्ट टू सिचुएशन से जब कंटेक्स्ट डिफरेंट मीनिंग डिराइव करने का बोल रहा है तो और उसके बाद हमने पढ़ा है देयर वर सम एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, कुछ एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है, कुछ इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है। तो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन तो है ही, ठीक है ना। अब स्टैट्यूटरी डेफिनेशन में ही कुछ एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है, जैसे कि डेफिनेशन जो मीन्स से स्टार्ट होता है, जैसे डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, तो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। कुछ इंक्लूसिव डेफिनेशन है जिसमें इंक्लूड्स लिखा जाता है, तो वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ठीक है। तो जैसे कि अब इस पर एक पर्टिकुलर कुछ अच्छे एग्जाम्पल थे, उसको समझ लिया जाएगा। बट ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन और इंक्लूसिव डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव क्या डेफिनेशन होती है। फिर हम बात करेंगे इसमें जो है नेक्स्ट बात करिए इलस्ट्रेशन की। इलस्ट्रेशन की, तो इलस्ट्रेशन आर अपेंडेड टू सेक्शन टू गिव मोर क्लैरिटी इन स्कोप एंड ऑब्जेक्ट। तो क्या बोला गया रखा है कि इलस्ट्रेशन आर अपेंडेड टू सेक्शन टू गिव मोर क्लैरिटी। तो इलस्ट्रेशन जो है वो सेक्शन के साथ अपेंड होते हैं ताकि सेक्शन को एक क्लैरिटी मिले। और इलस्ट्रेशन इंडिकेट इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, नाइदर कम ना ज़्यादा करता है वो स्कोप को। तो इलस्ट्रेशन क्या है, सेक्शन के साथ अपेंड होते हैं, सेक्शन के इंटेंशन को बताते हैं, लेजिस्लेचर के इंटेंशन को बताते हैं, ना तो उसके स्कोप को बड़ा करते हैं ना तो उसके स्कोप को कम करते हैं। और जब सेक्शन और इलस्ट्रेशन में कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं तो सेक्शन ही प्रिवेल करता है। फिर बात आती है प्रोविजो की। अब प्रोविजो की बात करें तो एक क्वालिफिकेशन है सेक्शन के अंदर, वो या तो बोल सकते हैं कि क्लैरिफिकेशन है कि ये सिचुएशन होगा तो ये लगेगा। तो एक क्वालिफिकेशन है सेक्शन के अंदर कि जैसा सेक्शन लगता है वो तो लगेगा ही लगेगा। बट प्रोविजो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के लिए लगता है जिस सब्जेक्ट मैटर पे मोर क्लैरिफिकेशन हो कि इस सिचुएशन में और क्या होगा। इस सिचुएशन हो सकता है कि क्वालिफिकेशन हो कि इस सिचुएशन में सेक्शन नहीं लगेगा। तो जो प्रोविजो है ये एक्सेप्शन है सेक्शन का, सेक्शन के स्कोप का एक्सेप्शन है। और बट अब ये देखा जाता है कि जो पर्टिकुलर सेक्शन का सब्जेक्ट मैटर है वो सब्जेक्ट मैटर से ही जो है क्वालिफिकेशन एक्सेप्शन निकलते हैं रादर देन किसी दूसरे सब्जेक्ट मैटर का लेकर आया। तो सेक्शन के अंदर जो प्रोविजो है तो सेक्शन के सब्जेक्ट मैटर को ध्यान में रखा जाएगा और एक क्लैरिफिकेशन है मेन सेक्शन के लिए। फिर आती बात एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन में वर्ड्स के मीनिंग बताए जाते हैं। जैसे पर्टिकुलर सेक्शन में कुछ मीनिंग जो देकर वर्ड्स देकर रखे उसके मीनिंग डिफाइंड नहीं है तो इसके एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा इट एक्सप्लेन द मीनिंग। It explain the meaning of the word used in section, act as a clarification to section which make the section more understandable and meaningful। फिर बात आती है शेड्यूल। तो शेड्यूल की बात है, उसमें ऐसा बोला है कि ये एक्ट के साथ अपेंड होता है। जो सेक्शन के साथ अपेंड होता है वो इलस्ट्रेशन है। ये शेड्यूल है, ये शेड्यूल होते हैं एक्ट के साथ अपेंड। तो अपेंड विद एन एक्ट विच कंटेन्स फॉर्म रूल फॉर वर्किंग आउट द पॉलिसी। अब देखो जो आपने पॉलिसीज बना के रखी उस पॉलिसी को वर्कआउट भी तो करना पड़ेगा। तो वो जो वर्किंग आउट द पॉलिसीज है अंडरलाइन इन द सेक्शंस, तो जो पॉलिसी है जो सेक्शन के अंदर अंडरलाइंड है उसको वर्कआउट भी तो करना पड़ेगा। अब वर्कआउट के लिए पर्टिकुलर फॉर्म्स और रूल्स अप्लाई होंगे तो ये पर्टिकुलर फॉर्म एंड रूल जो है वो शेड्यूल में अटैच करके रखते हैं। जैसे फीमा, तो फीमा में करंट अकाउंट रूल्स है, कैपिटल अकाउंट, चलो वो तो ट्रांजेक्शन है। तो उसका इसके बाद जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के रूल्स है या गाइडलाइंस है वो सब शेड्यूल में अटैच होती हैं। तो शेड्यूल और एक्ट को साथ में पढ़ना चाहिए और एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यूज़ करना चाहिए। दोनों को ही जो है पर्टिकुलर जो है ट्राई करना चाहिए कि दोनों रिकनसाइल हो जाए और दोनों को इफेक्ट देना चाहिए। फिर बात आती है कि मीन्स वाली डेफिनेशन वो एग्जॉस्टिव होती है, जैसे डायरेक्टर की डेफिनेशन। इंक्लूड वाली डेफिनेशन में ये डेफिनेशन इंक्लूसिव होती है, इसको बोल सकते हैं डेफिनेशन एक्सटेंसिव होती है। पर जब क्वेश्चन में आए मीन्स एंड इंक्लूड, जैसे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में यही है, तो एग्जॉस्टिव है एंड रिस्ट्रिक्टिव है। तो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मीन्स, इंक्लूड मतलब एक्सटेंसिव, और मीन्स एंड इंक्लूड मतलब एग्जॉस्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, जैसे कि मीन्स एंड इंक्लूड में जैसे है पर्टिकुलर डेफिनेशन, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब का मीन्स क्या है कि इसके पास सब्सटेंशियल पावर है मैनेजमेंट का, पर इंक्लूड क्या है कि जिसके पास एमडी की पोजीशन भी है।
अब एग्जाम में क्वेश्चन आया कि टाइटल का मतलब क्या होता है, तो टाइटल में दो टाइटल होते हैं, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल। शॉर्ट टाइटल तो निकनेम होता है, तो शॉर्ट टाइटल मियरली आइडेंटिफाई द इनेक्टमेंट, वो सिर्फ इनेक्टमेंट को बताता है, छोटा फॉर्म छोटे नाम लिखा रहता है इसका, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो शॉर्ट टाइटल हो सकता है BRA 1949 फॉर कन्वीनियंस। और लॉन्ग टाइटल में क्या होता है, स्कोप बताया जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग टाइटल में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, पर्पस बताया जाता है, तो स्कोप, ऑब्जेक्टिव, पर्पस बताया जाता है। और प्रीएम्बल में उसको कॉम्प्रिहेंसिवली बताया जाता है। फिर बात आती है प्रीएम्बल में, तो प्रीएम्बल में एक्सप्रेशन है जहाँ पे मोर कॉम्प्रिहेंसिवली जो है स्कोप और ऑब्जेक्ट को बताया जाता है। प्रीएम्बल में रिसाइड द ग्राउंड एंड द कॉज फॉर मेकिंग द स्टैचू, तो प्रीएम्बल में रिसाइड द ग्राउंड, ये बता सकता है कि किस ग्राउंड पे स्टैचू बना। ओके, जैसे IBC है, तो IBC में भी सबसे पहले प्रीएम्बल बना था, बताया था कि भैया देखो ऐसा है कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस की प्रोसीजर तो बहुत ही लंबी थी, उसको शॉर्टन कर दी। तो प्रीएम्बल में रिसाइड द ग्राउंड एंड कॉज फॉर मेकिंग अ स्टैचू, एंड कॉज फॉर मेकिंग अ स्टैचू, कि किस कारण से स्टैचू बना, और द इविल विच इज सॉट टू बी रेमेडीड बाय इट, कि क्या क्या इविल्स थे जो हम उसको रेमेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्राउंड्स बताए और कॉज फॉर मेकिंग द स्टैचू बताया, तो इधर हम लिख लेते हैं IBC, ये ज़्यादा कोरिलेट हो जाएगा। फिर बात आती है द प्रीएम्बल लाइक द लॉन्ग टाइटल कैन लेजिटिमेटली बी यूज फॉर कंस्ट्रूइंग इट, हाउएवर द प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजन, वो सेक्शन को तो वैसे भी ओवरराइड नहीं करता। ओनली इफ द वर्डिंग ऑफ द एक्ट, जब एक्ट की पर्टिकुलर वर्डिंग डाउटफुल है और रीजनेबल प्रॉपर मीनिंग हम डिराइव नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर प्रीएम्बल उसमें मदद करता है एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन को डिराइव करने में, क्योंकि वर्ड्स एम्बिग्यूअस है एक्ट के अंदर या सेक्शन के अंदर। देखो, एक्ट के अंदर वर्ड एम्बिग्यूअस है तो प्रीएम्बल, सेक्शन के अंदर वर्ड एम्बिग्यूअस है तो मार्जिनल नोट्स, ठीक है। वर्ड्स नॉट क्लियर इन एक्ट देन प्रीएम्बल, वर्ड्स नॉट क्लियर इन सेक्शन देन मार्जिनल नोट्स। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा कि मार्जिनल नोट्स, तो इफ द ओनली इफ द वर्डिंग ऑफ द एक्ट गिव रेज द डाउट as to its proper construction, then preamble can and ought to be referred to arrive at a proper construction। ऐसे प्रॉपर कंस्ट्रक्शन में जो है प्रीएम्बल आ जाता है डिराइव करने के लिए कि इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है। मार्जिनल नोट्स अप्लाइड टू द सेक्शन कैन नॉट बी यूज, तो मार्जिनल नोट्स अप्लाइड होता है जो सेक्शन पे, जो कैन नॉट बी यूज, तो मार्जिनल नोट्स अप्लाइड टू द सेक्शन कैन नॉट बी यूज फॉर कंस्ट्रूइंग द सेक्शन, जब हम सेक्शन कंस्ट्रू नहीं कर पा रहे तो मार्जिनल नोट्स उसमें हेल्प मिलती है। हाउएवर मार्जिनल नोट्स अपेंड टू द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन हेल्ड टू अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर हैव बीन मेड यूज फॉर कंस्ट्रूइंग द आर्टिकल्स। तो जब सेक्शन कैन नॉट बी यूज फॉर कंस्ट्रूइंग द सेक्शन, जब सेक्शन काम में नहीं आ रहे हो तो हमको मार्जिनल नोट्स देखने पड़ते हैं, और आर्टिकल्स को समझने के लिए भी मार्जिनल नोट्स को यूज़ किया जाता है। अब हमें ये एक्सक्लूजन बनाना है और एक्सप्लेनेशन बताना है, तो एक्सक्लूजन्स क्या होते हैं, एक्सक्लूजन्स या सॉरी ये वो इलस्ट्रेशंस क्या होते हैं, इलस्ट्रेशंस ये होते हैं जो एक स्टैचू का ही पार्ट है जो अपेंड होते हैं सेक्शन के साथ, तो illustration form a part of statue and considered to be of relevance and value in construing the text of the section। सेक्शन के टेक्स्ट को समझने के लिए इलस्ट्रेशन काम आते हैं। एंड हाउएवर इलस्ट्रेशन कैन नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ मॉडिफाइंग द लैंग्वेज, ना तो वो इलस्ट्रेशन है सेक्शन के स्कोप को बढ़ाता है, कम करता है, मॉडिफाई करता है, वो सिर्फ सेक्शन का इंटेंशन बताता है। तो कैन नॉट द इफेक्ट ऑफ मॉडिफाइंग द लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन एंड नाइदर कर्टेल और एक्सपैंड द एम्बिट ऑफ द सेक्शन। फिर आती है बात एक्सप्लेनेशन की बात, तो एक्सप्लेनेशन में ये बोला गया है कि एक्सप्लेनेशन, अब एक्सप्लेनेशन क्या है, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द सेक्शन जो एक्ट एज अ क्लैरिफिकेशन, सेक्शन अंडरस्टैंडेबल करने के लिए, देखो सेक्शन का इंटेंट समझने के लिए, टू फाइंड आउट इंटेंट ऑफ सेक्शन, illustration, to derive, to find, to make section
अंडरस्टैंडेबल, देन उस केस में आता है टू मेक सेक्शन अंडरस्टैंडेबल, तो उस केस में क्या आता है, उस केस में आता है पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन। तो explanation, an explanation may be added to include something or to exclude something from it, an explanation may be added to include something or exclude something from it। तो explanation में हो सकता है कि may be added to include something, कि कुछ include करना हो या तो कुछ exclude करना हो from it। explanation should normally be read as to harmonize with and clear up any ambiguity। तो उसको वैसे भी हारमोनाइज तरीके से जो है एम्बिग्विटी को क्लियर करने के लिए एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं, और सेक्शन के एम्बिट में ही उस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन को पढ़ना पड़ता है। तो सेक्शन का इंटेंट जानने के लिए इलस्ट्रेशन है, सेक्शन के एक्सेप्शंस है प्रोविजो, और सेक्शन को अंडरस्टैंडेबल करने के लिए और एम्बिग्विटी को क्लियर करने के लिए एक्सप्लेनेशंस होते हैं। फिर आता है एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर। जब हम हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर की बात करें तो यूजफुलनेस ऑफ द हेडिंग एंड टाइटल ऑफ चैप्टर, तो ये बोला गया है कि जो चैप्टर का हेडिंग है और टाइटल है, जो चैप्टर का हेडिंग है वो पर्टिकुलर टाइटल है, वो पर्टिकुलर जो है चैप्टर, वो चैप्टर में जो है सेक्शंस कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, और हर एक चैप्टर की अपनी हेडिंग होती है, और ईच चैप्टर की हेडिंग को ग्रुप ऑफ सेक्शंस को दूसरे ग्रुप ऑफ सेक्शन की हेडिंग से इंटरचेंज नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने क्या पढ़ा, एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर। तो नंबर ऑफ सेक्शन एंड मार्जिनल नोट्स इन द सेक्शन। तो अब क्या बोलना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ सेक्शंस इन द एक्ट एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आर ग्रुप टुगेदर एंड समटाइम इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर, जिसको प्रीफिक्स बाय द हेडिंग होता है। मार्जिनल नोट्स क्या होते हैं, टाइटल ऑफ द सेक्शंस होता है। इन उत्तम दास चेला जो भी केस था, इट वॉज ऑब्जर्व डेट जो मार्जिनल नोट्स है और या कैप्शन अनडाउटेडली आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज। तो ये तो पार्ट एंड पार्सल है ऑफ द लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज, एंड द लैंग्वेज एम्प्लॉयड देयर इन प्रोवाइड द की टू द लेजिस्लेटिव इंटेंट। इससे एक लेजिस्लेटिव इंटेंट डिराइव होता है। इट गिव्स एन इंडिकेशन एज टू व्हाट वाज एक्जैक्टली द मिसचिफ दैट वाज इंटेंडेड टू बी रिमेंबर्ड एंड थ्रो लाइट ऑन द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। तो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर पे ये लाइट को थ्रो करता है। इट इज़ रेलेवेंट फैक्टर टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। ये एक रेलेवेंट फैक्टर है टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इन कंस्ट्रूइंग द एम्बिट ऑफ द सेक्शन। तो क्या बोला जाता है कि ये एक रेलेवेंट फैक्टर है। तो ये एक रेलेवेंट फैक्टर है टू बी टेकिंग इनटू कंसीडरेशन। तो एक ये रेलेवेंट फैक्टर है to be taken into consideration in construing the ambit of the section. So it is the relevant factor to be taken into consideration in construing the ambit of the section. जब हम सेक्शन के एम्बिट को समझते हैं या सेक्शन के इंटेंशन को समझते हैं तो हमको ये रेलेवेंट फैक्टर, ये सब कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है टू इन कंस्ट्रूइंग द एम्बिट ऑफ द सेक्शन। हेडिंग, टाइटल एंड मार्जिनल नोट्स कैन बी रेफर्ड टू द वर्ड्स आर एम्बिगुअस। तो जब वर्ड्स एम्बिगुअस हो तो हेडिंग और टाइटल पे जा सकते हैं, and marginal notes can be referred. If there is any doubt in the interpretation of words in a section, the heading help to resolve the doubt. अब सेक्शन में के वर्ड्स में कुछ डाउट आ रहा है तो हेडिंग हेल्प टू रिजॉल्व द डाउट, बट दे कांट कंट्रोल द प्लेन वर्ड्स ऑफ स्टैचू। टू सम अप, हेडिंग, टाइटल एंड मार्जिनल नोट्स कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड द लेजिस्लेटिव इंटेंट बट कैन नॉट लिमिट और रिस्ट्रिक्ट द क्लियर वर्ड। तो क्या बोला जा रहा है, हमने इधर क्या बात कर ली है कि जो है हेडिंग, जो एक चैप्टर है, चैप्टर में बाकायदा नंबर ऑफ सेक्शंस होते हैं। वो सेक्शंस को का क्लियर इंटेंट जानने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए जो है हेडिंग हेल्प करता है, पर्टिकुलर हेडिंग हेल्प करता है। ठीक है, तो जब सेक्शन के वर्ड जो है, जो सेक्शंस के वर्ड जो है वो इंटरप्रेट नहीं हो पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, तो हेडिंग और टाइटल ऑफ द चैप्टर इसमें मदद करता है। मार्जिनल नोट्स की अगर बात करें तो मार्जिनल नोट्स जो होते हैं वो सेक्शन के ही टाइटल होते हैं। तो मार्जिनल नोट्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर सेक्शन के ही टाइटल होते हैं और उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है वो मार्जिनल नोट्स। तो सेक्शन का समराइज इफेक्ट जो है वो पर्टिकुलर मार्जिनल नोट्स दे देता है, जो प्लेस्ड होते हैं लेफ्ट हैंड में, और कुछ ऑथर उसको ऊपर भी लिख देते हैं। तो ये बोला गया है कि लेजिस्लेटिव इंटेंट को समझने के लिए, सेक्शन के इंटेंट को समझने के लिए
वो है मार्जिनल नोट्स यूज़ होते हैं, और हेडिंग और टाइटल भी उसके लिए यूज़ होते हैं, पर हेडिंग टाइटल का स्कोप ज़्यादा बड़ा है। जब हमको सेक्शन के अंदर वर्ड समझ में नहीं आ रहे तो हेडिंग एंड टाइटल से जो है हम जो है पर्टिकुलर इंटेंट को समझ सकते हैं। तो मार्जिनल नोट्स क्या है? मार्जिनल नोट्स क्या बोल सकते हैं? मार्जिनल नोट्स को टाइटल्स ऑफ द सेक्शन, टाइटल्स टू द सेक्शन बोल सकते हैं। इधर हमने पढ़ा कि टाइटल टू द एक्ट, ये है टाइटल टू द सेक्शन। फिर ये है कि एक पार्ट एंड पार्सल है लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज का, एंड द लैंग्वेज जो है वो एक लेजिस्लेटिव इंटेंट डिराइव करने में मदद करती है, सेक्शन का एम्बिट जाने के लिए मदद करती है। और जो हेडिंग और टाइटल है तो उसमें ये बोला गया है कि वो रेफर तभी होता है जब वर्ड्स एम्बिगुअस हो, जब डाउट है इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, तो हेडिंग हेल्प करता है टू रिजॉल्व द डाउट। बट ये प्लेन वर्ड्स को जो है उसको कंट्रोल नहीं करते। फिर एक्सटर्नल एड है, अगर हमको कुछ एक्सटर्नल एड से कुछ चीज़ों को समझना हो तो एक्सटर्नल एड क्या है? एक्सटर्नल एड में अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल एड में बात आती है, हमको एक्सटर्नल एड का मतलब क्या है कि वो एक लिमिटेड पर्पस में यूज़ होता है और ये कोड यूज़ करता है सिर्फ टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द एक्ट। इसमें भी हमको इंटेंशन फाइंड करना है, तो इंटेंशन फाइंड कैसे कर सकते हैं? हिस्टोरिकल सेटिंग से। हिस्टोरिकल सेटिंग से मतलब कि पार्लियामेंट की हिस्ट्री देख लो, अब इधर तो इन्होंने ख़त्म ही कर दिया। हिस्टोरिकल सेटिंग में क्या बोल सकते हैं? जैसे कि पार्लियामेंट हिस्ट्री कि भैया देखो आईबीसी का अगर हमको समझना है तो पार्लियामेंट हिस्ट्री देखिए, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखें, कुछ एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट देखिए, कुछ एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट देखिए, कुछ एक्सपर्ट कमेटी की हमने देखी है रिपोर्ट। तो ये तीन चीज़ें हमने देखी, पार्लियामेंट हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फैक्ट, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट, ये चीज़ हमने देखी। फिर स्टैचूज एंड प्रीवियस लॉज, फिर हमने एक चीज़ है कि स्टैचू एंड प्रीवियस लॉज हमने देखे। तो जब एक्ट रिपील्ड हो जाता है तो उस केस में हमको प्रीवियस लॉज को देखना पड़ता है, स्टैचूज को देखना पड़ता है। कुछ डिक्शनरी डेफिनेशन है, डिक्शनरी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि भैया कुछ जुडिशियल डिसीजन, अब डिक्शनरी डेफिनेशन होते हैं तो सबसे पहले तो स्टैचूटरी डेफिनेशन देखी जाती है, स्टैचूटरी डेफिनेशन देखी जाती है, फिर उसके बाद जो है जुडिशियल डिसीजन देखे जाते हैं, और फिर डिक्शनरीज जो है वो लास्ट में देखी जाती है। तो क्या बोला है कि देखो पहले तो स्टैचूटरी डेफिनेशन है, फिर जुडिशियल डिसीजन है, फिर डिक्शनरी की डेफिनेशन है, फिर एक बात होती है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की। तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी में भी ऐसे ही होता है कि पहले स्टैचू की लैंग्वेज को देखा जाता है, फिर इंडियन जुडिशियल डिसीजन देखे जाते हैं, फिर फॉरेन जुडिशियल डिसीजन देखे जाता है। अब डिक्शनरी डेफिनेशन में जैसे मैं बोलना चाहूँ कि अब बोला गया है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डिसऑनेस्टी एक्ट हैविंग कॉज लॉस टू अदर, मिस एप्लीकेशन। देखो सिंपल सी बात है कि डिक्शनरी डेफिनेशन जैसे कि वर्ड अभी यूज़ हुआ कंपनी एक्ट में मिसफीसेंस, तो मिसफीसेंस में जो है मिसफीसेंस का वर्ड कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं है। तो जब वर्ड कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं हो तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? हमको जुडिशियल डिसीजंस देखने पड़ेंगे, उसके बाद हम डिक्शनरी डेफिनेशन में आएंगे। तो जुडिशियल डिसीजन में ऐसा बोल के रखा था कि मिसफीसेंस का मतलब होता है कि ट्रस्ट को ब्रीच करना, डिसऑनेस्टली एक्ट करना जो कॉज है टू द लॉस ऑफ, डिसऑनेस्टली एक्ट हैविंग लॉस टू अदर, मिस एप्लीकेशन एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस इन इस कैपेसिटी। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, dishonestly act having loss to other, misapplication act of negligence भी मिसफीसेंस में आता है। ये सब चीज़ें थी। तो हमने जो अभी बात करी है वो हमने सारी बात करी है एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन की, जो कोर्ट अप्लाई करता है। जब कोर्ट को मीनिंग डिराइव करना पड़ता है, इंटेंशन समझना पड़ता है, तो उसको हिस्टोरिकल सेटिंग देखनी पड़ती है, या कॉन्सोलिडेटेड स्टैचूज और लॉज और प्रीवियस लॉज देखने पड़ते हैं, डिक्शनरी की डेफिनेशंस देखनी पड़ती है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स को देखने पड़ते हैं, और इस तरीके से जो है मीनिंग डिराइव होता है। और इस तरीके से जो है ये एक्सटर्नल एड भी ओवर हुआ। तो हमने क्या पढ़ा कि व्हाट आर द इंटरनल और एक्सटर्नल एड, तो ये सिंपल सी बात है, सब के सब इन्होंने एक साथ बता दिए। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रोविजो, और प्रोविजो का इफेक्ट क्या होता है? ये सेक्शन का ही एक्सेप्शन है, सेक्शंस में ही क्वालिफिकेशन है, और ये एक तरीके से एक्सप्लेनेशन में यूज़ हो जाता है। तो जनरली ये क्वालिफिकेशन होते हैं, इससे मोर क्लैरिफिकेशन मिल जाता है कि सेक्शन की एक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से मिल जाती है।
एंड दस द एक्सप्लेनेशन एडेड इन द सेक्शन। एक्सप्लेनेशन क्या होता है? एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा कि जो वर्ड्स है जो सेक्शन के अंदर यूज़ हो रहे थे, वो वर्ड्स जो सेक्शन के अंदर यूज़ हो रहे हैं उसको एक्सप्लेन करता है। तो सेक्शन को अंडरस्टैंडेबल करने के लिए, इंटेंशन का नहीं, अंडरस्टैंडेबल और मीनिंगफुल बनाने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें इंटरनल और एक्सटर्नल एड में, तो हमने पढ़ा था भैया, ठीक है, टाइटल वाइटल, अच्छा ओके, एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एड पढ़ा, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल एड पढ़ा, ठीक है। अब नॉर्मली अ प्रोविजो इज एडेड टू अ सेक्शन, तो जो प्रोविजो है सेक्शन में एडेड होता है टू एक्सेप्ट समथिंग और क्वालिफाई समथिंग स्टेटेड इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो टू एक्सेप्ट समथिंग और क्वालिफाई समथिंग स्टेटेड इन अ पर्टिकुलर सेक्शन। तो नॉर्मली अ प्रोविजो इज एडेड टू अ सेक्शन, तो नॉर्मली अ प्रोविजो इज एडेड टू अ सेक्शन टू एक्सेप्ट समथिंग और क्वालिफाई समथिंग, ठीक है। अगर सेक्शन में कुछ एक्सेप्शंस डालने हो या क्वालिफिकेशंस डालने हो तो प्रोविजो ऐड होता है। अब अ प्रोविजो शुड नॉट बी ऑर्डिनरीली इंटरप्रेट एज अ जनरल रूल, उसको एक जनरल रूल जैसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते। अ प्रोविजो टू अ पर्टिकुलर सेक्शन कार्व्स आउट एन एक्सेप्शन टू मेन प्रोविजन। तो प्रोविजन जो है टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन जो है वो कार्व्स आउट एन एक्सेप्शन टू द मेन प्रोविजन, तो वो कार्व्स आउट करता है एक्सेप्शंस टू द मेन प्रोविजन to which it has been enacted as a proviso and to not other provision. Sometime an explanation is added to a section of an act. Sometime an explanation is added to a section. किसी section के साथ जो है explanation को add कर दिया for the purpose of explaining the main provision contained in the section. If there is some ambiguity in the provisions of the main section, the explanation is inserted to harmonize. तो क्या बोल के रखा है कि sometime an explanation is added to a section of an act for the purpose of explaining the main provisions contained in the section. अब जब कुछ ambiguity रहती है in the provisions of the main section, जब main section में ambiguity है उसको understandable करने के लिए, harmonize करने के लिए, जो है ambiguity को मिटाने के लिए explanation यूज़ किया जाता है ताकि जो है section को more meaningful और understandable बना सके। What is mean by disclaimer of onerous property and how the same is exercised during winding up? Explain the circumstances under which disclaimer is not allowed. अब ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, डिस्क्लेमर टू ऑनरस प्रॉपर्टी क्या होता है? द प्रोविजन रिलेटेड टू डिस्क्लेमर ऑफ ऑनरस प्रॉपर्टी विल अराइज ड्यू टू द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ को इधर लाने का क्या मतलब था? इधर लाने का क्या मतलब था? रहने दीजिए, ये समझने की जरूरत नहीं है। डिस्क्लेमर टू द ऑनरस प्रॉपर्टी। एक्सप्लेन ब्रीफली द मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी प्रोविजंस ऑफ द स्टैचूट। तो हमने क्या पढ़ा है? मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी प्रोविजंस ऑफ द स्टैचूट। तो मैंडेटरी प्रोविजन से कुछ डायरेक्टरी प्रोविजन से, तो हमने पढ़ा था कि जो मैंडेटरी प्रोविजंस होते हैं, अगर हम बात करें तो जो मैंडेटरी प्रोविजंस में सब्सटैंटिव कंडीशंस दे के रखते हैं और डायरेक्टरी प्रोविजंस में टेक्निकल कंडीशन दे के रखते हैं। तो जो सब्सटैंटिव कंडीशन है तो आपको लेटर और स्पिरिट में आपको A to Z उसका कंप्लायंस करना है और लैप्सेस को इग्नोर नहीं कर सकते। पर जब टेक्निकल कंसिडरेशन है, जनरली जो टेक्निकल कंडीशन है उसको अगर आपने सब्सटैंशियली भी कंप्लाई कर लिया, इधर मैं सब्सटैंशियली नहीं बोलता हूँ, इसमें बोलता हूँ कि मोर देन इनफ अगर आपने कंप्लाई कर लिया तो वो काफ़ी है और लैप्सेस को इग्नोर करा जा सकता है। तो सब्सटैंटिव कंडीशन, टेक्निकल कंडीशन, लेटर और स्पिरिट में फॉलो करना है, मोर देन इनफ फॉलो करना है। लैप्सेस को इग्नोर नहीं किया जाएगा, लैप्सेस को इग्नोर कर देंगे। फिर बात आती है कि कौन कौन से जो सिचुएशन है जो मैंडेटरी प्रोविजन शो करते हैं, तो कौन कौन से सिचुएशन है, जैसे प्रोहिबिशंस वाले सेक्शंस हो या पेनल्टी वाले सेक्शंस हो या पावर हो कपल्ड विद ड्यूटी, तो ये मैंडेटरी क्रिएट हो जाता है। किसी को फ्रॉड करने से रोकना हो तो प्रोविजंस है, प्रोहिबिशंस है, ठीक है। तो प्रोहिबिशंस इसको ये मैंडेटरी होता है। ये इंक्वायरी होता है जब पावर दी जाती है पेनल्टी प्रोविजन से या किसी को फ्रॉड से रोकना है तो वो कवर होता है इधर। और जो डायरेक्टरी प्रोविजंस है, तो डायरेक्टरी प्रोविजंस में प्रोसीजरल प्रोविजंस को डायरेक्टरी प्रोविजंस माना गया। तो बोला गया है द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्रोविजन विच इज़ मैंडेटरी एंड वन विच इज़ डायरेक्टरी इज दैट व्हेन मैंडेटरी इट मस्ट बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड एंड डायरेक्टली इट वुड बी सफिशिएंट दैट इट मस्ट बी सब्सटैंशियली कंप्लाइड। नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ मैंडेटरी प्रोविजन इन्वॉल्व द कॉन्सिक्वेंसेस इन वैलिडेटिंग।
तो मैंडेटरी प्रोविजन का अगर आपने नॉन ऑब्जर्वेंस करा मतलब ये है इनवैलिड हो गया है, आपने फॉलो ही नहीं करा है। बट नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ डायरेक्टरी प्रोविजन डज नॉट इंटेल द कंसिक्वेंस ऑफ इनवैलिडिटी whatever other consequences may occur. There is no general rule can be laid down for deciding any particular provision when a statute is mandatory or directory. In each case, पर्टिकुलर जो प्रोविजन है वो मैंडेटरी है कि डायरेक्टरी है, तो इन ईच केस द कोर्ट हैज़ टू कंसिडर नॉट ओनली द एक्चुअल वर्ड यूज्ड बट हैज़ टू डिसाइड द लेजिस्लेचर इंटेंट। हमको लेजिस्लेचर का इंटेंट देखना पड़ता है, उस हिसाब से पता करना पड़ता है कि ये प्रोविजन वो मैंडेटरी है कि डायरेक्टरी है। And ascertaining the real intention of the legislature, the court may consider among other things the following: nature and design of the statute, कि स्टैचू का डिज़ाइन और नेचर क्या है, तो नेचर एंड डिज़ाइन ऑफ द स्टैचू, तो नेचर एंड डिज़ाइन ऑफ द स्टैचू क्या बोला गया है कि नेचर एंड डिज़ाइन ऑफ द स्टैचू देखना पड़ता है, वो समझना पड़ता है कि इसके अंदर प्रोविजन से मैंडेटरी है कि डायरेक्टरी है। Consequences which would flow from construing one way to another. फिर impact of other provision by resorting to which the necessity of complying with the provisions in question can be avoided. Impact of other provision by resorting to which necessity of complying with the provision in question can be avoided. वेदर और नॉट द स्टैचू प्रोवाइड एनी पेनल्टी, क्या स्टैचू कोई सी पेनल्टी प्रोवाइड करता है तो फिर वो कंप्लाई करना पड़ेगा, मैंडेटरी प्रोविजन है। इफ द प्रोविजन इन क्वेश्चन इज नॉट कंप्लाइड विद वेदर द कॉन्सिक्वेंसेज वुड बी ट्राइवियल, अगर ये भी देखना पड़ता है कि अगर पर्टिकुलर प्रोविजन हमको नहीं पता कि मैंडेटरी है कि डिस्क्रिशनरी है, बट ये है कि अगर मैं इस प्रोविजन का कंप्लाई नहीं करा तो कॉन्सिक्वेंसेज ट्रिवियल होंगे। जब ट्रिवियल होंगे कॉन्सिक्वेंसेज, अगर मैंने फॉलो नहीं करा तो ये मैंडेटरी प्रोविजन हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, वेदर द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन जो है, वेदर द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन विल बी डिफीटेड, अगर ये पर्टिकुलर प्रोविजन को मैंने फॉलो नहीं करा तो ऑब्जेक्ट जो है लेजिस्लेशन का डिफेक्ट हो जाएगा क्या, अगर डिफीट हो जाएगा तो गए, डिफीट हो जाएगा तो ये मैंडेटरी प्रोविजन है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो पेनल्टी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, ऑब्जेक्ट, नेचर एंड डिज़ाइन ऑफ स्टैचू, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, तब जाके समझ में आता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है ये मैंडेटरी है कि डिस्क्रिशनरी है। एग्जाम क्वेश्चन, मैनी अ टाइम अ प्रोविजो इज एडेड, जब प्रोविजो एडेड होता है सेक्शन के अंदर, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सच प्रोविजो का फंक्शन समझाना है हमको, और डिस्कस द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट। सबसे पहले अब एक नॉर्मल फंक्शन जो होता है प्रोविजो का कि एक्सेप्ट समथिंग, एक्सेप्ट मतलब ACCEPT की बात नहीं कर रहे, किसको हटाना या क्वालिफाई करना, ठीक है, उसके पर्टिकुलर परव्यू से, विद इन इट्स परव्यू। द इफेक्ट ऑफ प्रोविजो इज टू क्वालिफाई द प्रीसीडिंग इनएक्टमेंट, या सेक्शन को क्वालिफाई करना, जो अगर सेक्शन विच इज एक्सप्रेस इन टर्म्स विच आर टू जनरल, एज अ जनरल रूल अ प्रोविजो इज एडेड टू एन इनएक्टमेंट टू क्वालिफाई और टू क्रिएट एन एक्सेप्शन, ठीक है। It is a cardinal rule to the interpretation that proviso to a particular provision of a statute only embraces the field which is covered by the main provision. क्या बोला गया है, एक कार्डिनल रूल है कि सब्जेक्ट मैटर की बात करें कि जो प्रोविजो है एक पर्टिकुलर प्रोविजन का, ओनली embraces द फील्ड, वो सिर्फ embrace करता है फील्ड विच इज़ कवर्ड, तो इम्ब्रेस करता है सब्जेक्ट मैटर, उस सब्जेक्ट मैटर की ही बात करता है जिस सब्जेक्ट मैटर पे मेन प्रोविजन बना हुआ है। इट कार्व्स आउट एन एक्सेप्शन टू द प्रोविजन टू विच इट हैज़ बीन इनेक्टेड एज अ प्रोविजन एंड नॉट टू अदर, तो इट कार्व्स आउट एन एक्सेप्शन टू द प्रोविजन टू विच इट हैज़ बीन इनेक्टेड एज प्रोविजन एंड नॉट टू द अदर। एन एक्सप्लेनेशन इज एट टाइम्स अपेंडेड टू अ सेक्शन, जो एक्सप्लेनेशन है एट टाइम्स जो है अपेंडेड होते हैं सेक्शन के साथ। ओके, टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द सेक्शन। अब इधर एक्सप्लेनेशन को क्यों डिफाइन कर दिया, इधर एक्सप्लेनेशन को क्यों डिफाइन कर दिया, ये ज़रूरत नहीं है, ये फालतू का डिफाइन करके रखती है, ये ज़रूरत नहीं है। एन एक्सप्लेनेशन, ये सब फालतू की चीज़ है, ये आना नहीं था इधर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेटिंग डीड्स एंड डॉक्यूमेंट, तो जब डीड्स एंड डॉक्यूमेंट को इंटरप्रेट करना हो तो हमको क्या रूल्स है फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि अभी तो हमने सेक्शन और एक्ट और स्टैट्यूज को समझा, पर जब हमको डीड्स और डॉक्यूमेंट को इंटरप्रेट करना हो तो डीड्स और डॉक्यूमेंट इंटरप्रेट करते समय हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमको ये समझना पड़ता है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट,
that has to be borne in mind is that one has to find out what a reasonable man who has taken care to inform himself of the surrounding and circumstances of deed or document and its scope and intendment would understood by words used in that deed or document. सिंपल सी बात है, ये बोलना चाह रहे हैं कि हमको जो इंटरप्रिटेशन है, हमको एक रीजनेबल पॉइंट में मैन के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, पिक्चुलैरिटी से नहीं जाते हुए एक ब्रॉडर आउटलुक देना पड़ता है, और ब्रॉडर आउटलुक अडॉप्ट करना पड़ता है। एक अनरियलिस्टिक और आर्टिफिशियल अप्रोच नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं। एक रीजनेबल मैन जितनी केयर करता है अपने आप को इन्फॉर्म करने की ऑफ द सराउंडिंग सर्कमस्टेंस ऑफ डीड और डॉक्यूमेंट, वैसे ही उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। रीड द डॉक्यूमेंट एज अ होल, उस डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ना पड़ता है एंड अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट। तो क्या क्या रूल्स है कि हमको डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसका कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा कि इस कंटेक्स्ट में वो पर्टिकुलर वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। और क्या बोला, इट इज़ इन एक्सपीडियंट टू कंस्ट्रू द टर्म्स ऑफ वन डीड बाय रेफरेंस टू द टर्म्स ऑफ अनदर। तो एक डीड की टर्म्स को समझने के लिए हम दूसरे डीड की टर्म्स को रेफर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनएक्सपीडियंट हो जाएगा, ये अनरियलिस्टिक हो जाएगा कि एक डीड की टर्म्स एंड कंडीशन को हम जो है किसी दूसरे डीड की टर्म्स एंड कंडीशन से रेफर कर रहे हैं। फिर हमने बात करी थी कि सेम वर्ड अगर ट्वाइस रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिफरेंट मीनिंग है। अगर कन्फ्लिक्ट है दो क्लॉजेस में, डीड के अंदर दो क्लॉजेस है और दो क्लॉज में कन्फ्लिक्ट है, तो अर्लियर क्लॉज जो है ओवरराइड कर देगा लेटर। जो हमने पढ़ा लेटर द बेटर, तो इस केस में क्या है कि अर्लियर क्लॉज है जो ओवरराइड कर देगा लेटर को। फर्दर इट इज़ वेल एस्टेब्लिश दैट द सेम वर्ड कैन नॉट हैव अ टू डिफरेंट मीनिंग इन द सेम डॉक्यूमेंट। ठीक है, हमने पढ़ा था गोल्डन रूल इज टू एसर्टेन द इंटेंशन ऑफ द पार्टी स्टूडेंट्स इंस्ट्रूमेंट। इंटेंशन समझना पड़ता है आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट, मतलब हमको डॉक्यूमेंट पूरे पढ़ने पड़ेंगे एज अ होल। फॉर दिस पर्पज रेलेवेंट पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट हैव टू बी कंसिडर्ड एज अ होल। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी थी कि अर्लियर क्लॉज जो है वो ओवरराइड कर देगा लेटर को, और उसके बाद conflict between two clauses हो then resolve conflict in such a way that all clause have been given effect। देखो सिंपल सी बात है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन तो अडॉप्ट करना पड़ता है, सारे क्लॉजेस को इफेक्ट देना पड़ता है, पर अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर अर्लियर क्लॉज प्रिवेल हो जाएगा। इनवैलिड क्लॉज जो है अगर कुछ क्लॉज इनवैलिड है तो डॉक्यूमेंट वॉइड नहीं होगा। वंस एन एग्रीमेंट इंटरप्रेट बाय कोर्ट इट वॉज नॉट ओपन टू इंटरप्रेट एंड रिकन्सिडर इन सब्सिक्वेंट लिटिगेशन। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि एक बार कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट कर दिया तो ये ओपन नहीं होगा वापस इंटरप्रेट करने के लिए इन सब्सिक्वेंट लिटिगेशन, क्योंकि अब उसको इंटरप्रेट कर लिया है, अब उसको ऐसा ही इंटरप्रेट किया जाएगा। तो हमने जो इधर बात करी है, कि हमको सराउंडिंग सर्कमस्टेंस को समझना पड़ेगा। एक रीजनेबल मैन अपने आप को कैसे इन्फॉर्म करता है एक पर्टिकुलर डीड एंड डॉक्यूमेंट के थ्रू, ठीक है, तो उनको वैसे ही इसको समझना पड़ेगा, उसके स्कोप को समझना पड़ेगा। और जो है सेम वर्ड अगर ट्वाइस रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि टू डिफरेंट मीनिंग है। जब सेम वर्ड जो है वो ट्वाइसली रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि टू डिफरेंट मीनिंग है। हमको डॉक्यूमेंट पूरा समझना पड़ेगा, उसका कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ किया गया है। अगर कॉन्फ्लिक्ट है दो क्लॉजेस में तो अर्लियर क्लॉज जो है वो लेटर को प्रिवेल कर देगा। इनवैलिड क्लॉज जो है, इनवैलिड क्लॉज वॉन्ट लीव द डॉक्यूमेंट बी वॉइड। इनवैलिड क्लॉज कुछ हुआ तो वो डॉक्यूमेंट को वॉइड नहीं करेगा, और जब एग्रीमेंट कोर्ट ने इंटरप्रेट कर लिया है तो ये वापस ओपन नहीं होगा इंटरप्रेट करने के लिए इन सब्सिक्वेंट लिटिगेशन। तो इस तरीके से जो है हमने रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट पढ़ा, एक्सटर्नल एड इंटरनल एड पढ़ा, प्राइमरी रूल एंड सेकेंडरी रूल पढ़ा। और आई होप सो कि आपको ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है वो चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कुछ भी लगे, कुछ भी फ्लॉज लगे या आपको ऑडियो प्रॉब्लम आए, मेरे वॉइस के मॉड्यूलेशन में आपको प्रॉब्लम आए, तो आप मुझे बताइएगा, इस पे कीन कंसर्न रखा जाएगा और इस पर ध्यान दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। और होप्स आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा, एंड आपको किस पर्टिकुलर चैप्टर पे और आपको रिविजनरी वीडियो चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि मैं और रिविजनरी वीडियोस प्रॉपर्ली एडिक्वेटली बना दूंगा। और कुछ फ्लॉज अगर है तो उस फ्लॉज को अगर आपको लग रहा है कि वो एक्सेप्टेबल फ्लॉज है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि कमेंट के थ्रू ये इन्फॉर्म मैं कर सकता हूँ तो काइंडली इन्फॉर्म कर दीजिएगा।
वो मेरे लिए बेटर होगा और इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए भी बेटर होगा, इस वीडियोज़ के लिए भी बेटर होगा जो आगे आने वाले हैं। तो थैंक यू एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।